हेलो। वॉइस क्लियर है पूरी तरीके से? ओके, चलिए ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन की आप लोगों की फिफ्थ क्लास है। प्रेपोजिशन क्लास नंबर फिफ्थ। तो ये क्वेश्चन है, ही ऑलवेज बोस्ट्स डैश हिज रिचनेस। अच्छा, एक मिनट। ही ऑलवेज बोस्ट्स डैश हिज रिचनेस, और आप लोगों के ऑप्शंस हैं ओवर, फोर, ऑफ, इन। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसके साथ हम यूज करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन का। किसका करते हैं? ऑफ का। बोस्ट ऑफ। ये जो बोस्ट वर्ड है, बोस्ट, इसका मतलब होता है डींगे मारना। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना। और इसके साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन का, ये ऑफ प्रेपोजिशन आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। ठीक है। इसी तरीके का एक वर्ड होता है ब्रैग। तो ब्रैग और बोस्ट, इन दोनों वर्ड का मतलब होता है डींगे मारना। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी बातें करना। तो वह हमेशा अपनी अमीरी की बड़ाई करता है, डींगे मारता है कि मेरे पास ये है वो है। तो इसलिए इसके साथ ऑफ करेंगे। तो बोस्ट और ब्रैग वर्ड के साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन, ही वॉज चार्ज्ड डैश रॉबरी एंड मर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं विद, ऑफ, फोर, ऑन। तो यहां पे यूज करेंगे ही वॉज चार्ज्ड विद रॉबरी एंड मर्डर। क्या यूज करेंगे? विद का। देखिए, एक चार्ज जो वर्ड है, ये दो तरीके से काम करता है। अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। ठीक है। तो जब ये एज ए वर्ब का काम करेगा, तो इसका मतलब होता है आरोप लगाना। और जब ये नाउन की तरह काम करे, तो इसका मतलब होता है सिर्फ आरोप। और अगर कोई चीज नाउन है, तो या तो वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा या सब्जेक्ट बनने का। वो कभी भी वर्ब का काम नहीं कर सकता और किसी पोजीशंस पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे वॉज के बाद ये जो वर्ड है चार्ज, यहाँ ये एज ए वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो जब ये वर्ब की तरह यूज होता है, तो हम इसके साथ लगाते हैं विद। ठीक है। और जब ये नाउन की तरह यूज होता है, तो हम इसके साथ लगाते हैं ऑफ। क्या लगाते हैं? ऑफ।
तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही कम्स डैश अ फैमिली ऑफ पैट्रियट्स। और आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है फ्रॉम, बी ऑप्शन ऑफ, सी अबाउट, डी ओवर। तो इसके साथ हम यूज करेंगे ऑफ। देखिए ये जो कम वर्ड है, इस कम के साथ ऑफ भी यूज होता है और फ्रॉम भी यूज होता है। कम के साथ ऑफ कब होगा? तो कम के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं जब ये हमें बिलोंग टू का सेंस दे, संबंध का सेंस दे, बिलोंग टू। ठीक है। और कम कब लगाएंगे? कम के साथ फ्रॉम, कम प्लस फ्रॉम, ये तब हम लगाते हैं जब फ्रॉम से आगे हमें किसी प्लेस का नाम दिया गया हो। ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस की का नाम तो है नहीं, वो रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं देशभक्तों के परिवार से हूँ। तो जब रिलेशन दिखाने का काम करे, बिलोंगनेस की बात हो, तो वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आवर हाउस was broken dash a few days ago, but nothing was stolen। और आपके ऑप्शंस हैं कुछ इस तरीके से। ए ऑप्शन इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी इनटू। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे इनटू का। ये ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है। जब आप ब्रेक के साथ इनटू का यूज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ठीक है। इस ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना। और यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है। जब किसी वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इनटू का, कि आवर हाउस वाज ब्रोकन, तोड़ा गया। ठीक है। तो और यहाँ पे स्टोलन, लेकिन कह रहा है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तो आवर हाउस वाज ब्रोकन, चोर ने चोरी करने की, सेंध लगाने की कोशिश तो की थी घर पे, लेकिन चीजें जो है बच गई डैमेज होने से। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन वेटिंग डैश over half an hour, and your options are from, since, in, for। तो यहां पे बताइए क्या आएगा, क्या आएगा? फोर। ओके, तो यहां पे हम यूज करेंगे फोर का। देखिए वैसे तो वेट के साथ फोर का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। ठीक है, हालांकि आप उस पर्सपेक्टिव से जाओगे तो भी बात सही हो जाएगी, लेकिन एक फोर का और सीन्स का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते हैं टाइम के साथ। तो एक प्रेपोजिशन होती है आपकी सीन्स और एक होती है फोर। तो इस सीन्स का यूज कहाँ करते हैं और फोर का यूज कहाँ करते हैं? जब एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम को समझो कि कोई फिक्स टाइम दिया गया हो जिसे आप काउंट कर सकते हो, तो उसके साथ यूज करते हैं सीन्स। लेकिन अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो कि भाई जिसे आप काउंट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ, ठीक है, तो ऐसे में हम फोर का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम फोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ओवर हाफ एन आवर, अब यहाँ पे ये आधे घंटे बताया तो गया है, लेकिन कौन से आधे घंटे ये चीज मेंशन नहीं की गई है, तो इसलिए हम यूज करेंगे फोर। अगर यहाँ पे कहा जाता 4:30 बजे, 5:30, 6:30, तो वो बात हो जाती फिक्स। अब 6:30 से कितना टाइम हो गया, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जिस टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है उसके साथ हम करते हैं सीन्स का यूज, और जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है एग्जैक्टली उसके साथ हम करते हैं फोर का यूज। चाहे ये वाला लॉजिक फिट कर लो कि वेट के साथ फोर, लेकिन यहाँ पे आपको इस टाइम को देख के यूज किया गया है फोर का। बताइए इतनी बात क्लियर है? क्योंकि देखिए हैव बीन जो है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक ना लगा के ये टाइम के साथ हम सीन्स का यूज करते हैं फोर का। जहां भी हम बीन वर्ड का यूज करते हैं वहां पे हम सीन्स और फोर का यूज करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से इसके साथ फ्रॉम का भी यूज किया जाता है। फ्रॉम का यूज भी टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ये कब किया जाएगा? ये तब किया जाएगा ये जो टाइम है, ये गिवन टाइम आपका फ्यूचर में हो। किस में हो? गिवन टाइम फ्यूचर में हो। अगर कोई आगे की बात हो रही है, जैसे अभी 2022 चल रहा है ना, अगर मैं कहूं कि 2023 की बात करूं, तो वहां पे ये जो टाइम है फिर ना तो हम सीन्स का यूज करेंगे ना ही फोर का, वहां पे हम करेंगे फ्रॉम का यूज। जैसे द एग्जामिनेशन will begin dash Monday। अब यहां पे आपके ऑप्शंस है फ्रॉम, इन, सिंस,
और फोर। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम का यूज। ये मंडे है, ये भी एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में विल का यूज हुआ है जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप जो बात बोल रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम होगा बाद में। ठीक है, कि आपका एग्जाम, जब आप फ्यूचर के को किसी इवेंट को बताने की बात करते हैं तो वहां पे ना तो सिंस का यूज होता है ना ही फोर का, वहां पे हम टाइम के लिए यूज करते हैं फ्रॉम का। क्लियर? नेक्स्ट, आर यू जेलस डैश योर ब्रदर्स सक्सेस। और आपके ऑप्शंस है विद टू ऑफ फोर। बताइए, ये वाली बात पढ़ाइए। ऑफ, ये जेलस जो है ये आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये आपकी एफपी है कि जेलस वर्ड के साथ हम यूज करते हैं ऑफ का। शी इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज। एंड योर ऑप्शंस आर इन, अबाउट, एट एंड फोर। ओके, तो गुड के साथ हम करते हैं एट का यूज, ये भी आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ठीक है, जब भी आप किसी चीज में अच्छे होने या बुरे होने की बात करते हैं तो वहां पे गुड एट और बैड एट का यूज किया जाता है। गुड एंड बैड, इन दोनों वर्ड के साथ हम यूज करते हैं एट प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट वन इज, he drove from महाराष्ट्र डैश कर्नाटका। और आपके ऑप्शंस हैं इन, फ्रॉम, टू, अबाउट। चलिए, चार ऑप्शन।
कि यहाँ पे आप यूज करेंगे टू का। किसका? मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि फ्रॉम का कनेक्शन होता है टू के साथ, ये वाली बात बताई थी कि बिटवीन का पेयर होता है एंड के साथ और फ्रॉम का पेयर होता है टू के साथ। बताई थी ये वाली बात। तो ये ध्यान रखना कि फ्रॉम के बाद अगर प्रेपोजिशन फिलअप करने के लिए आए एक वर्ड के बाद, तो हम टू का यूज करते हैं। अब वैसे भी बता दूं कि ये फ्रॉम जो है बेटा ये इनिशियल पॉइंट को डिनोट करता है और टू जो है ये एंडिंग पॉइंट को। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये आपकी एंडिंग पॉइंट। तो शी ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, उसने चलना शुरू किया महाराष्ट्र से और फाइनल डेस्टिनेशन था उसका कर्नाटका। जैसे मैंने कहा आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फ्रॉम का यूज स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, और टू का यूज करूं, मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये मेरा टू का यूज हमने किया, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है कि मैं घर से निकला हूं जा रहा हूं मार्केट, पहुंचना कहाँ है मुझे। बताइए, दोनों बातें क्लियर हुई। जनरली होता क्या है, टीचर्स गलत पढ़ा देते हैं। वो कहता है कि बेटा जहां पे गो आएगा वहां पे टू लगा देना, कम आएगा तो टू लगा देना। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि टू आता है हमेशा एंडिंग पॉइंट को दिखाने के लिए और फ्रॉम का यूज किया जाता है इनिशियल पॉइंट को दिखाने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए। ठीक है, आपने कहा आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है जहां पे आपको पहुंचना है। क्लियर है बात। हम्म, राज इज annoyed dash me on with against at। बताइए क्या यूज होगा यहाँ पे। राज इज annoyed
तो यहाँ पे आप यूज करेंगे विद का। किसका यूज करेंगे? विद का। ये वाली बात भी आपको बताइए, एक वर्ब होती है अनोए, ठीक है। अनोएड या अनोए सेकंड फॉर्म है, अनोएड हो। और इसी तरीके से एक वर्ब होती है एंग्री। कहीं भी ये दोनों वर्ड आए तो इनकी दो कहानियां होती है कि अगर ये बात किसी पर्सन को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों सैनोनियम्स हैं। तो एनोयड या एंग्री, अगर कोई किसी पर्सन वाली बात है तो फिर इसके साथ हम विद का यूज करते हैं। और अगर किसी बात पे गुस्सा हो रहे हैं, किसी बात पे नाराज हो रहे हैं, तो आप इसके साथ एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये विद जो है, विद पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे विद का यूज किया। क्लियर? नेक्स्ट, राघव was deprived dash his parental property by his brothers। और आपके ऑप्शंस हैं ऑन, एट, ऑफ, विद। तो इस सिचुएशन में हम इसके साथ करेंगे ऑफ का यूज। एक वर्ब होती है डिप्राइव, ठीक है। ये जो वर्ब है आपकी, इसके साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि ये आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। जहां भी वर्ड आए डिप्राइव, इसका मतलब होता है वंचित कर देना, बेदखल कर देना, ठीक है, वंचित होना, वंचित करना। तो जब ये हो तो इसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। शी इज काइंड इवन डैश स्ट्रेंजर्स। बताइए मुझे, आपके ऑप्शंस हैं बाय, टू, फोर, ऑफ। ये वाली भी चीजें बताई है कि काइंड के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। काइंड के साथ टू, लॉयल के साथ टू, फेथफुल के साथ टू। बताई है ये चीजें या नहीं? फिर ही पार्क्ड हिज व्हीकल डैश द शेड ऑफ अ ट्री। ऑन
in, beneath, under। ये वाली बात बताई है, सबको आंसर करना है। यहाँ पे आएगा इन। जब शेड वर्ड आ जाए तो मैंने बताया है कि किसका यूज होगा। अब ये चीजें पढ़ो बेटा, नहीं पढ़ोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला। क्योंकि ये जो पेड़ है, तो ये व्हीकल जो है, अब जब पेड़ होती है तो उसकी छाया बनती है, और छाया बनती है तो कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, तो इनका यूज हम करते थे बाउंड्री के सेंस में। तो यहाँ पे बाउंड्री का सेंस निकल के आ रहा है कि ये बाउंड्री बना रही है। तो छाया की अपनी एक सीमा हो गई कि ये पेड़ का जितना पार्ट इसे कवर करेगा, इस इतने पार्ट के लिए हम, जब शेड वर्ड यूज हो जाए ट्री के साथ तो हमेशा इनका यूज करना है। तो मुझे लगता है कि बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। यस और नो? इट विल टेक 3 hours टू वॉक डैश द फॉरेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं इनटू, बी ऑप्शन है बिटवीन, सी ऑप्शन है थ्रू, और एक डी ऑप्शन है एक्रॉस। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ये वाली भी तो बात आप लोगों को बताइए। थ्रू का यूज करेंगे। थ्रू की मीनिंग बताई थी कि में से, कहीं से होके गुजरना। जब आप करते हैं तो इस सेंस में हम थ्रू का यूज करते हैं। तो इट विल टेक 3 hours, की 3 घंटे लगेंगे वॉक करते हुए, गुजरते हुए। कहाँ से? जंगल से गुजरते हुए। तो जंगल में से गुजरने के लिए, तो इसलिए हम थ्रू का यूज करेंगे। यहाँ पे में से का सेंस हो रहा है। गॉट इट? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए ये सारी चीजें। तो चलिए, ये कुछ प्रेपोजिशंस थी आपकी। अब इसके बाद डायरेक्ट मैं कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बता रहा हूँ। ठीक है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस ऐसे ही याद कर लेने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सम फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अफ्रेड, एनवियस, स्केयर्ड, जेलियस, फ्राइटेंड,
गिल्टी, ashamed, suspicious, accused, इन सभी के साथ, ठीक है, इन सभी के साथ हम करते हैं ऑफ का यूज। कौन सी प्रेपोजिशन का? ऑफ का। अफ्रेड, स्केर्ड, फ्राइटेंड, ये तीनों सैनोनियम्स हैं, ठीक है। ये आपके क्या हैं? एक तरीके से सैनोनियम्स हैं। इन सभी का मतलब होता है डरना, डरा होना। तो जब भी अफ्रेड, स्केर्ड, फ्राइटेंड ये आए तो इनके साथ हम हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरीके से एनवियस, जेलियस, इसका मतलब होता है ईर्ष्या, जलन करना, ठीक है, किसी से जलना। गिल्टी, अशेम्ड, सस्पिशियस, एक्यूज्ड। तो गिल्टी और एक्यूज्ड का मतलब होता है कि भाई आरोपी होना, ठीक है। गिल्टी दोष लगाना, दोषी होना। तो गिल्टी, एक्यूज्ड, सस्पिशियस कि भाई शंकालु, अशेम्ड शर्म आना। तो इन सभी के साथ हम यूज करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन का। तो जब भी जहां भी ये वर्ड्स दिखे, अगर आपको प्रेपोजिशंस यूज करनी पड़े तो कौन सी प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे? देखिए सिंपली अगर आप इन वर्ड्स को याद रखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक टाइप की बता रहा हूं कि जहां भी बात हो डर की, ईर्ष्या की, ठीक है, या फिर अपराधी की बात हो, या किसी शंकालु पर्सन की बात हो कि जिस पे आपको शक हो, तो ऐसे पर्सन को क्या कर देना चाहिए? ऑफ कर देना चाहिए। तो जो जिससे डर लगता हो, जो आपसे ईर्ष्या करता हो, जो अपराधी हो, जो शंकालु हो, जो शक करता हो, ऐसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल ऑफ कर दो, ठीक है। तो डर, ईर्ष्या, अपराधी, शंकालु व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? अपनी लाइफ में ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। तो जहां भी ये वाला सेंस आए वहां पे आप यूज कर देंगे इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन? ऑफ। ये ओ डबल एफ ऑफ वाला नहीं, इस ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, नाता तोड़ लेना पूरी तरीके से, ठीक है। आपको यूज करना है ओ एफ वाला ऑफ। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि कन्विक्ट, ठीक है। कन्विक्ट के साथ भी ऑफ करते हैं। कन्विक्ट का मतलब भी होता है अपराधी। तो कन्विक्ट हो, ठीक है। इसी तरीके से अभी एक वर्ड पढ़ाया था चार्ज, कि किसी पर दोष लगाना। तो कन्विक्ट हो, चार्ज हो, या सस्पेक्ट हो, या फिर वर्ड हो टेरिफाइड। चावल बाद में छौंक लेना, ठीक है, पहले पढ़ लो या माइक ऑफ कर लो। इतनी बात क्लियर? तो कन्विक्ट, चार्ज, सस्पेक्ट, टेरिफाइड। तो उधर मैंने आपको 9 वर्ड्स बताए और 4 वर्ड्स ये हो गए। तो इन वर्ड्स को एज इट इज याद कर लेना है कि डर, ईर्ष्या, अपराधी, शंकालु, अगर ये मीनिंग्स देने वाले वर्ड, खास तौर पे ये 13 वर्ड्स, इन सभी के साथ हम करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन का यूज। कौन सी प्रेपोजिशन का? ऑफ का।
अब ये वाली बातें आपको कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल में। ही पढ़ाने का पर्पस क्या है कि अगर कर लोगे तो यही चीजें जो है आपके क्लोज टेस्ट की शुरुआत करेंगे। जो कहते हो कि सर फिलर्स नहीं आते हैं, तो इतने डिटेल में चीजें पढ़ाई भी तो नहीं जाती हैं। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स की बात करूं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अकाउंटेबल या एंसरेबल या रेस्पॉन्सिबल। पहले तो ये मुझे बताओ कि इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। इन तीनों वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बताइए फटाफट। किसी की आवाज नहीं आ रही है, वाई? भाई ये बात तो कितनी बार बताइए आप लोगों को कि अगर किसी वर्ड की एंडिंग ए बी एल ई बी एल ई इन पे होती है तो ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं आपके एडजेक्टिव। क्या होते हैं? ऑल आर एडजेक्टिव। ये सब के सब आपके हैं एडजेक्टिव्स। अब इनके पीछे की दो कहानियां होती हैं। वो क्या? कि जब ये किसी पर्सन के लिए यूज हो, ठीक है, और अदर देन पर्सन हो। अदर देन पर्सन यानी किसी वस्तु के लिए हो, कुछ और चीजों के लिए हो, तो इनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। तो पर्सन के लिए हम यूज करते हैं टू, और अदर देन पर्सन के साथ हम यूज करते हैं फोर का। किसका यूज करते हैं? फोर का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर कोई एडजेक्टिव सेंटेंस इसी पे खत्म हो गया तो कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके बाद इन वर्ड्स के बाद कोई नया वर्ड आ रहा है तो फिर बीच में हम इन दो प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इनको। जैसे मैंने कहा, हम्म, कौन से पर्सन की बात करूं? हम्म, चलिए एग्जाम्पल समझिए। मैंने कहा कि गांधी जी, अक्टूबर आने वाला भी है, गांधी जी इज रेस्पॉन्सिबल डैश टू द इंडियंस। या किसी पर्सन का नाम लिख लो सिंपली, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। या नेल्सन मंडेला इज रेस्पॉन्सिबल डैश गांधी जी। तो यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? टू का। कि जब बात होती है पर्सन की तो हम यूज करते हैं टू का।
चलिए और बेहतर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं बॉलीवुड की शेयर करने। मैंने कहा दीपिका इज अकाउंटेबल डैश रणबीर सिंह। क्या यूज करेंगे? टू का। तो जब एक बात आपको समझ में आ गई तो दूसरी बात ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। माइक म्यूट रखो, आप क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा रखी है, मुझसे बात करनी हो तो ऑन रखा करो, अदरवाइज ऑफ होना चाहिए। आप बात कर रहे हो घर में और आवाज आ रही है यहाँ। मैंने कहा माई स्टूडेंट्स आर, चलिए ये वाली कहानी शायद आपको बताई नहीं है, पहले इसको समझाते हैं। इन 3 वर्ड्स के अलावा इसी तरीके के 2-3 वर्ड्स और होते हैं। थैंकफुल, ऑब्लिज्ड, ठीक है, एंड ग्रेटफुल। तो ये वर्ड्स भी होते हैं आपके, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बताइए फटाफट। एडजेक्टिव, बिल्कुल, वेरी गुड। तो इनका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। तो ऑल आर एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड के लास्ट में फुल आए तो ये आपके एडजेक्टिव होते हैं, और किसी वर्ड के लास्ट में ईडी लग रहा हो तो वो वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी हो सकता है। वो सेंटेंस में देखने के बाद समझ में आएगा कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है या फिर वर्ब की तरह। तो इन तीनों ही वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से धन्यवाद देना, आभार प्रकट करना, ठीक है। तो ऊपर के जो वर्ड पढ़े अकाउंटेबल, एंसरेबल, रेस्पॉन्सिबल, सेम उसी तरीके का लॉजिक इन वर्ड्स के साथ भी है कि अगर पर्सन वाली बात हो तो पर्सन के केस में हम इनके साथ यूज करते हैं किसका? टू का। और अगर अदर देन पर्सन हो तो क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे फोर का। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कि आई एम थैंकफुल डैश यू डैश दिस लव। तो ऐसी सिचुएशन में ये यू जो है ये तो है पर्सन, और ये लव जो है दिस लव ये है थिंग, कुछ अदर देन पर्सन है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम यूज करेंगे इसके साथ टू का, और यहाँ पे हम यूज करेंगे फोर का। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस लव।
गॉट इट। तो जब ये वाली चीजें हों तो आपको इस तरीके से करना है। अच्छा ये बताइए कि एक सेंटेंस पूछता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है? जो चीजें पढ़ा दी हैं उसी के बेसिस पे। गांधी जी was born dash 2 अक्टूबर। बताइए जरा कौन सी प्रेपोजिशंस यूज करेंगे? ऑन। ऑन का यूज क्यों? अच्छा, तो आपने पढ़ा था कि ऑन का यूज करते हैं हम टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये टाइम कैसा होना चाहिए? फिक्स 24 आवर्स का होना चाहिए। कितने घंटे का होना चाहिए? ना तो 24 घंटे से कम, ना ही 24 घंटे से ज्यादा। जब यही चीजें जनरली होता क्या है कि डे के नाम से पहले, डेट के नाम से पहले यूज करते हैं ऑन प्रेपोजिशन का। इस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो अगर मान लो सपोज दैट मैंने लिखा मंडे, और यहां पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, इन, ऑन, एट, और यहां पे आपका आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप क्या यूज करेंगे? ऑन का। और फिर से मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया और मैंने कहा नेक्स्ट मंडे। क्या कहा? नेक्स्ट मंडे। अब क्या यूज करेंगे? बताइए जरा। तो अब यहां पे कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। ये जो मंडे है ये कह रहा है नेक्स्ट मंडे। भाई नेक्स्ट मंडे कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है? अगला आएगा मंडे, फिर कहेंगे उससे अगला मंडे, फिर कहेंगे कि नेक्स्ट मंडे। तो आज कल ये चीजें कभी खत्म होती ही नहीं है, ठीक है? तो इनका कोई डे डिसाइड नहीं है। एग्जैक्टली मैं आज समझाना क्या चाह रहा हूं, ये नेक्स्ट वर्ड ये आपका होता है एडवर्ब। क्या होता है? अगर किसी डे, डेट से पहले एडवर्ब का यूज हो जाए, नेक्स्ट का, लास्ट का, अपकमिंग का, तो फिर कोई प्रेपोजिशन हम यूज नहीं करते। तो स्टूडेंट्स को जनरली पढ़ाया क्या जाता है? पहली बार बच्चा ये वाली बात सीख के जाता है, ठीक है? अब उसे इसी तरीके से पढ़ाया जाता है थियोरिटिकली, कि एग्जाम्पल्स दिए नहीं जाते, बता दिया जाता है कि भाई डे के नाम से पहले ऑन आता है, डेट के नाम से पहले ऑन आता है। अब आपने ये चीज पढ़ ली, लेकिन जब आप एग्जाम में गए तो एग्जाम का स्टैंडर्ड हो चुका है हाई, और वहां पे दे दिया नेक्स्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट जून। तो इस तरह की जब चीजें दे दी जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। बताइए ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? फिर यहीं से आपने ये भी बात सीख ली, ये भी बात सीख ली। अब क्या होगा? फिर से थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। फिर उसने ये पूछ लिया कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया, और वो कह दे कि द नेक्स्ट मंडे। अब फिर से आपको इन्हीं प्रेपोजिशंस का यूज करना है।
तो अब बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब फिर से आपको ऑन का यूज करना है। किसका यूज करना है? अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझ लो कि यहाँ पे ऑन का यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन का यूज हम करते हैं नाउन से पहले। प्रेपोजिशन हमेशा किससे रिलेट होता है? नाउन या प्रोनाउन से। यस और नो? ये मंडे एक नाउन था, बताइए। मंडे नाउन है, 2 अक्टूबर नाउन है, ये नाम होते हैं ना। तो इसलिए किसी भी नाउन को रिलेट करने के लिए, क्योंकि प्रेपोजिशन को हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड, तो ये किसी नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑन का यूज किया। लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो भाई मंडे से पहले या तो आर्टिकल आता है या एडजेक्टिव आता है, ठीक है। एडवर्ब का तो जनरली हम यूज नहीं करते हैं, तो इसका और इसका यहाँ पे कनेक्शन ही खत्म हो गया। तो इसलिए हम इस वर्ड के साथ कुछ भी यूज नहीं कर सकते। फिर आप आइए इस तीसरे वाले सेंटेंस पे, देखिए ये मंडे है, मंडे से पहले एडवर्ब का यूज, लेकिन ये दा जो आया है वो इसके लिए, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? नाउन के लिए। किसके लिए? और जब नाउन के लिए आता है तो इसका मतलब अगर ये चीज कनेक्टेड है मंडे से, तो फिर ये लिंक हो गया, और लिंक हो गया तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर से प्रेपोजिशन का यूज किया। बताइए लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? बात समझ में आई? यस और नो? तो इसके पीछे की ये और ये कहानियां आपको कोई नहीं बताएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम कंजक्शन को कहते हैं रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिव वर्ड। ये रिलेट करता है दो नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन दिखाने का काम करता है। ये सेंटेंस के अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेशन दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो जनरली नाउन और प्रोनाउन से दिखाया जाएगा। आपने जितने भी सेंटेंस पढ़े जरा देखना कि वहां जो प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, क्या उससे पहले नाउन और प्रोनाउन का यूज हुआ है, उसके आगे। तो पहली बार अगर कोई उस लॉजिक से पढ़ के जाते हैं जो नॉर्मली टीचर पढ़ाते हैं तो ये हो गया। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता तो ये गलती। अब मान लो किसी टीचर ने ये दो बातें बताई, नेक्स्ट टाइम पे ये आ गया, तो फिर गलत कर आएंगे। आप कहेंगे कि यार सर ने तो बताया था नेक्स्ट मंडे के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, अब यहाँ पे ऑन आ गया। तो इसके पीछे बताने की वजह ये है, मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे क्या। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। एक नंबर डुबा सकती है और एक नंबर दिलवा भी सकती है। बात क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कहा था कि जो अगर क्लास मिस करेंगे तो बहुत घाटे में रहेंगे। तो बताइए आज से पहले आपने इतनी इतनी डिटेल में पढ़ी थी प्रेपोजिशन? एक वर्ब मैंने आपको करवाई थी, मैड। करवाई थी क्या? मैड, बताइए यस और नो। इसके पीछे के कुछ कुछ लॉजिक्स बताए होंगे मैंने कि मैड के साथ क्या यूज होगी, कब यूज होगी। कि मैड के साथ जैसे कि मैंने एक फ्रॉम का यूज बताया होगा, एक ऑफ का यूज बताया होगा, ठीक है। इस इसी तरीके से मैड के साथ बाय का भी यूज होता है और मैड के साथ इनका भी यूज होता है। कब कौन कौन से वर्ब का यूज होता है? तो बाय का बेसिकली डूअर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला
कि दिस पेन इज मेड बाय रजा सर। तो इस पेन को बनाने वाला कौन है, इस काम को करने वाला कौन है? तो जब हम डूअर की बात करते हैं तो वहां पे हम बाय का यूज करते हैं। इन का यूज कब करते हैं, फ्रॉम का यूज कब करते हैं, ऑफ का यूज कब करते हैं? इन का यूज करते हैं जब उसके बनाने के प्लेस की बात हो रही है कि ये चीज, ये फला फला चीज जो है ये कहां से बनती है। जैसे मैंने बोला दिस पेन इज मेड इन जापान, मेड इन चाइना। तो जब कंपनी का नाम आ जाए, लोकेशन का नाम आ जाए, प्लेस का नाम, तो वहां पे हम मेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं? मैंने बोला दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना। तो मेड के साथ ये चारों ही प्रेपोजिशंस यूज हो सकती हैं कि मेड के साथ बाय, मेड के साथ इन का कब यूज होगा? जब उस बनाने की जगह का नाम मेंशन कर रखा होगा कि फला चीज का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। ठीक है। और फ्रॉम का और ऑफ का, इनका तो बताया हुआ ही है मैंने आपको कि कब हम फ्रॉम का यूज करते हैं। मेड के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है जब कोई ए नाम का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और इसके सामने हो बी नाम का ऑब्जेक्ट। जब आप किसी चीज को ए से बी बना दें, क्या कर दें? ए से उस चीज को बी में कन्वर्ट कर दें, लेकिन उस चीज को बी से ए ना बना पाए। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ए से बी को बना दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं मेड के साथ किसका? फ्रॉम का। और जब मैड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है कि जब आप ए नाम की ऑब्जेक्ट को ए से बी वाली चीज बनाई जा सके और बी से आप ए नाम का ऑब्जेक्ट बना सके, यानी उसे उसी सिचुएशंस में वापस लेके आ जाना। ऐसी सिचुएशन में हम मैड के साथ ऑफ का यूज करते हैं। तो ए से बी और बी से ए। तो जब आप ये काम कर सकते हैं कि बी से ए या ए से बी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगाना है? ऑफ। जैसे इसका एग्जांपल्स पहले भी करवाया हुआ है। मैंने बोला कि दिस टेबल इज मेड डैश वुड। तो यहां पे देखिए ये है आपकी टेबल, ये है वुड, ठीक है, और ये है आपकी वर्ब। तो मेड के साथ अब आपको डिसाइड करना है कि आप ऑफ का यूज करेंगे या फ्रॉम का। ये बताओ कि क्या टेबल से लकड़ी बनाई जा सकती है, वुड, और वुड से आप टेबल भी बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज करेंगे ऑफ का। और जब टेबल से सिर्फ लकड़ी बनाई जा सकती और लकड़ी से आप टेबल वापस नहीं बना सकते, तो ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं फ्रॉम का। जैसे चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो कर्ड से क्या मिल्क बना सकते हैं? मिल्क से कर्ड बनाया जा सकता है, लेकिन मिल्क, कर्ड से मिल्क नहीं बनाया जा सकता। तो जब वापिस उसी वाली सिचुएशन में, यानी ए से बी बनाया जाए और बी से ए ना बना पाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और जब दोनों को ही आप उसी पोजीशन में ला सकते हैं, जैसे आइस से बर्फ बनाया जा सकता है, बर्फ से आइस बनाई जा सकती है, तो इन सिचुएशन में आप यूज करेंगे ऑफ का। गॉट इट?
तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल करेंगे। ओके, कल और जानदार शानदार तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और एडवांस लेवल प्रेपोजिशन का। और उसके बाद एक दो क्लासेस फिर प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस की। ठीक है। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज।